हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th स्टैंडर्ड आपका ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स। 7th स्टैंडर्ड में आपको टीचर्स ने पढ़ाया था, इस साल से मैं आपको पढ़ाऊंगा 8, 9, 10। ओके, तो मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कुछ बच्चों को बहुत ही इजी लगता है। मतलब इतना इजी लगता है कि वो मैथ्स के लेक्चर के लिए राह देखते हैं। बुक्स लाने के बाद पहला मैथ्स का टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, इतना इजी लगता है। वैसे कुछ 10% बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद है। ओके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से मैथ्स में होशियार बन जाते हैं सिखाने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि अब ये हमें आ सकता है। ऐसे 25% बच्चे होते हैं जो ये कवर अप कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं, मतलब 3 बार 4 बार रिपीट कर करके उसके बाद उनको समझ में आता है। ओके, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो 40-50% के आसपास होते हैं, समझो 50% हुए। ओके, और जो बचे हुए 15% जो होते हैं ना, ये 15% बच्चे ना, इनको फिर वो 5 बार सॉल्व करने दो या 10 बार, उनके दिमाग में वो चीज जाती ही नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक रीजन है, ये जो 10% है ना, इनका पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, पूरा बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, ऐसे नहीं कि ये मिस्टेक नहीं करते, ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि क्या करना है। कोई भी सम दो, उनको पता होता है कि हमें ये करना पड़ेगा। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको सिखाने के बाद आता है, लेकिन इनका भी बेसिक कंसेप्ट जो है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा एकदम मामूली सा वीक होता है। इनका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा वीक होता है, इनका बेसिक कंसेप्ट इनसे ज्यादा थोड़ा सा वीक होता है। ये ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाता, मतलब डिवाइड इनको नहीं जमता है, या फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जमता है। ऐसे बच्चे होते हैं। इन बच्चों का बेसिक से कोई लेना देना होता ही नहीं है, इनको सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। इट इज अ फैक्ट, इन बच्चों को सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। और ये चीज जो है ये बच्चे जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं जानते। और उसी कारण पेरेंट्स को यह लगता है कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है, तो उसे मैथ्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाया जाए, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, एक्स्ट्रा बुक लाया जाए, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई कर सके। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनका जब तक ये प्रॉब्लम, ये बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता, तब तक इनका मैथ्स प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अब इनका मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट वीक क्यों है? सिंपल है, मैथ्स पसंद ही नहीं। पसंद क्यों नहीं? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वीक है। स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम हुआ है, स्टार्टिंग से उसकी तरफ उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स का प्रॉब्लम होता है। आपके लिए जिन बच्चों का ऐसा लगता है कि हमें भी मैथ्स आना चाहिए, ओके, अब बहुत सारे बच्चों ने आपको ये भी कहा होगा कि यार मैथ्स का और अपने रियल लाइफ का कोई लेना देना है नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। हमारे जीवन में सारे सब्जेक्ट, वो मैथ्स हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे के सारे सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक सब्जेक्ट की वजह से आपके हाथ में आने वाले लाखों रुपए या करोड़ों रुपए हम ले सकते हैं, वो छूट सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें से कुछ भी एक वीक पॉइंट रह गया। तो ये खाली मैथ्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट। तो हमें करना क्या है? अब इस गवर्नमेंट ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, 8th स्टैंडर्ड का अलग, 9th का अलग, तो आपको खाली अभी 8th के बारे में सोचना है, 9th और 10th के बारे में बाद में सोचना है। लेकिन फिलहाल तो आपको ये पहले क्लियर करना है, आज ये कसम खानी है कि मैथ्स का, मैं मैथ्स करा रहा हूं, तो मेरे लिए मैथ्स का जो भी डाउट होगा, कुछ भी हो, कुछ भी आपको पूछना है। उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, अभी आप जो वीडियोस देख रहे होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, वो नहीं पता होते हमें। ओके, उस पर थोड़ा सा काम करना है, तो हम ये चीज भी करने वाले हैं। मतलब लेक्चर तो हमारा चलेगा ही,
उसके साथ एक 5 मिनट में मैं आपको कोई भी बेसिक कंसेप्ट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड 5-5 सम मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। हमारे पास पूरा बुक रेडी है बेसिक कंसेप्ट का, तो हम उसमें से आपको 5-5 सम एक्स्ट्रा देंगे जो 8 के सिलेबस में नहीं होंगे। इट इज रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट। तो इससे क्या होगा, एक तरफ से हमारा 8 का भी क्वेश्चन चलेगा और एक तरफ से आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अभी नहीं, लेकिन शायद से मेरे ख्याल से 3-4 महीने के बाद आपको ही ऐसा लगने लगेगा कि यार मैथ्स भी इजी है और हम मैथ्स भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब बेसिक कंसेप्ट जिनका वीक है, ये जो बच्चे हैं 65%, ये बच्चे ने ये तय कर लिया कि नहीं भाई, हमें जो हमारा वीक पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट खाली आपको ही पता है, आपके पेरेंट्स को पता नहीं है, याद रखना। क्योंकि पेरेंट्स को क्या पता होते हैं, टोटल परसेंटेज कितने मिले भाई, 65 मिले, कितने मिले, 80% मिले। मैथ्स में मार्क्स कितने थे, उसमें तो 50 या 56 ही लेंगे। ये इफेक्ट करता है। आपका लास्ट ईयर 50 मार्क्स था, तो 50 में से 20, 19 ऐसे मार्क्स होंगे इन बच्चों के, बाकी के सब्जेक्ट के अच्छे होंगे। मिडल ऑफ ग्रेजुएशन परसेंटेज अच्छा आता है, तो परसेंटेज को देख के पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा होशियार है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में नहीं। ओके, तो इसीलिए थोड़ा ये मैथ्स में कॉम्प्लिकेशन बहुत है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे काम करना है, ये हम करने वाले हैं। ओके, और साथ में आपका 8 का भी सिलेबस चलेगा। तो आज ये कसम खा लो कि मैं जो भी 5 मिनट का वीडियो आपको देने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, उससे रिलेटेड मेरे सम्स भी आप सॉल्व करोगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे। और ये एक बार करके छोड़ देना ऐसा नहीं है, इस चीज को हर मेरे ख्याल से हफ्ते भर के बाद, तो ज्यादा नहीं, हफ्ते भर के बाद उसको वापस रिपीट भी करना। आज एक कंसेप्ट पढ़ लिया, कल एक कंसेप्ट पढ़ लिया, जब मंडे को पढ़ा तो अगले मंडे को वही कंसेप्ट वापस रिपीट करना है। ट्यूसडे को जो पढ़ा तो अगले ट्यूसडे को वापस रिपीट करना है। और ये जब रिपीट करोगे तो ही आपका ये बेसिक कंसेप्ट का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर हो जाएगा तो ये जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर मैथ्स का टेंशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे के सारे बच्चे जो है वो मैथ्स में टॉप करते हैं, नहीं करते। वो बुरा लगता है कि सारे बच्चे टॉप क्यों नहीं करते, क्योंकि वो इस पे ध्यान नहीं देते। उनको मैंने ये नहीं बताया लेकिन सुनते नहीं है। तो आप अभी 8 में हो, इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर ये बेसिक कंसेप्ट पे काम करोगे तो आपका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस पे आपको काम करना ही है। क्लियर? चलो फिर हम हमारे 8th स्टैंडर्ड टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और बेसिक कंसेप्ट का एक पर बाद में कर लेंगे। तो उसके पहले भी अब बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या हो मैं आपको समझाता हूं कि बेसिक कंसेप्ट में पक्का आता क्या है। आपका जो मैथ्स है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। जो पहले नाम थे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ऐसे पहले नाम थे बुक के, जो 9th और 10th से शुरू हो जाता है। अभी इसको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कहते हैं। और 8th स्टैंडर्ड में ये दोनों भी साथ में है, अलग अलग नहीं है। ओके, तो मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि मैथ्स 2 के कौन से चैप्टर्स है। आपके बुक में मैथ्स 2 के चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसके बाद मैथ्स 2 से रिलेटेड है 4th अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद है 8th क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। ये पार्ट 1 में है, ये पार्ट 1 में है मैथ्स 2, बाकी सब मैथ्स 1। ओके, उसके बाद ये भी लिख देता हूं मैं आपको, 1st 3rd 5th 6th, उसके बाद 7th वेरिएशन, फिर 9th डिस्काउंट एंड कमीशन। ये सब कैलकुलेशन के चैप्टर्स है और ये डायग्राम आएंगे उसमें, क्वाड्रेटर डायग्राम होगा, एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, वो सब इसमें होगा मैथ्स 2। ओके, पार्ट 1 हो गया ये। पार्ट 2 में आपको मैथ्स 2 से रिलेटेड है 13th चैप्टर कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उसके बाद 15th एरिया, जो यहां पर भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। साथ में 16th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। ओके, और लास्ट का बहुत ही भयानक चैप्टर 10th के बच्चे कहते हैं, वो कहते हैं सर्कल। इसे 10th के बच्चे बहुत ही डेंजर चैप्टर कहते हैं, क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बाकी कुछ नहीं।
जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए वो भी इजी है। ओके, तो ये सर्कल 8 में भी है, 9 में भी है और 10th में भी है। ओके, और मैथ्स 1 से रिलेटेड 10, 11, उसके बाद 12 इक्वेशंस, उसके बाद 40 कंपाउंड इंटरेस्ट और हो गया 50, 60, 70। तो ये आपका मैथ्स 2 है और ये मैथ्स 1 है। अगले साल जब 9 में आओगे तो ये पूरा मैथ्स 2 जो है वो आपने पहले 2-3 चैप्टर से इंक्लूड करके दिया हुआ है। ओके, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं? मैथ्स 1 में बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं? पहला तो आपको एडिशन आना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से 99% बच्चों को आता ही है, कोई टेंशन नहीं है। फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी टाइप होते हैं। सिंपल एडिशन 2 + 3, 300 + 400 ऐसा वाला एक सिंपल होता है, और एक एडिशन होता है फ्रैक्शन का, एक एडिशन होता है डेसिमल फ्रैक्शन का। बच्चे यहां पे प्रॉब्लम करते हैं, नहीं समझ में आता है इनको फ्रैक्शन का मतलब 2/3 + 1/2 को ऐड कैसे करें, तो कहते हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5। रॉन्ग, ऐसे नहीं होता, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपने पढ़ा होगा, राइट ना। उसके बाद पॉइंट वाला 0.23 + 4, तो यहां पे बच्चे लिखते हैं 0.27। रॉन्ग, इसका आंसर आता है 4.23, बट पता नहीं होता कैसे करना है। तो एडिशन में सिंपल एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में सिंपल सब्ट्रैक्शन आ जाता है, बट ये डेसिमल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन ये नहीं आता। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद डिवाइड। डिवाइड क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के टेबल्स बाहर नहीं है। आप में से ही बहुत लोगों के टेबल्स शायद से मेरे ख्याल से अभी तो छुट्टियों में सारे भूल भी गए होंगे, 12 या 13 तक ही होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा टेबल बाहर करो, मैं लिमिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैक्स टू मैक्स टेबल बाहर करो। अपना लिमिट होता है 1 to 30 नॉर्मली, लेकिन चलो 30 नहीं, लेकिन 1 to 20 तो करो कम से कम। ओके, तो उतना टेबल आपको बाहर करना पड़ेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन तो बहुत बच्चों को आता ही है, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है कम से कम 1 to 9 के तो टेबल होने ही चाहिए बाहर, वरना मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में मतलब इस सब्जेक्ट में आपका जो मैथ्स है उसमें आप पढ़ने वाले हो फैक्टराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, क्यूब, a³ - b³। वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं पे, ऐसा नहीं कहेगा कि सारे के सारे यूज होते हैं एट टाइम। उसमें से एक भी फॉर्मूला अगर आपने मिस कर दिया तो इन फ्यूचर में शायद 10th में या 9th में कोई भी एक सम आपने स्टार्ट किया और फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पता नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे उसको यूज होने वाला ही है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कहीं ना कहीं पे यूज होगा ही, सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं पे यूज होगा ही। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, वो क्या सोचते हैं 8 का है ना तो 8 के लिए करो बाकी सब छोड़ दो। वैसा नहीं होता, वो करना पड़ेगा आपको। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे और आपको होगा एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूलाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला। तो ये कुछ टॉपिक है, ये बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक है, ये आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास और यहाँ पे है इक्वेशन। तो इक्वेशन तो कोई इतना टेंशन नहीं है, इक्वेशन फॉर्म करना वो तो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करना ये कैसे करते हैं, मतलब बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशंस 7 बेसिक इक्वेशन मतलब x + 5 = 7, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें, ये आपको इस साल पढ़ने मिलेगा, तो आपको करना है ठीक से। ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए आपको इक्वेशन। तो उसके बाद करंट ईयर में आपको और फिलहाल तो कुछ नहीं, एक स्टैटिस्टिक पार्ट है जो बहुत ही सिंपल होता है। इस बार आपको स्टैटिस्टिक का बेस है, तो बेस क्लियर करो क्योंकि 9th में भी है और 10th में भी है। तो ये टॉपिक मैथ्स 1 से रिलेटेड। ओके, और मैथ्स 2 में बहुत कुछ है, जैसे एंगल्स, उसके टाइप्स, ओके, ट्रायंगल्स उसके टाइप, क्वाड्रिलेटरल उसके टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स,
जो उसके कुछ खास मतलब क्या मुझे गुणधर्म बोलता हूँ, प्रॉपर्टीज होते हैं उसे, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज उसके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पढ़ने हैं, ये क्लियर करने हैं। ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये सब इस बार है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं फॉर 9th एंड 10th। तो इस साल का एज पर गवर्नमेंट रूल 1st to 8th तो सबको पास करना है। आप इसी भरोसे हो, हमें भी पता है कि बच्चे इसी भरोसे होते कि 8th तक सबको पास ही किया जाएगा। लेकिन खाली पास होके कोई मतलब नहीं है आगे। इन फ्यूचर में 9th में जब जाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वापस आपको रिपीट होंगे, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए। तो आपको इस बार एक अलग से बेसिक कंसेप्ट का बुक बनाना है, ओके। और उसमें जब मैं कहूंगा कि इसको उस बुक में लिखो, तो आपको उस बुक में लिखना है, मतलब हमारे 8th के भी बुक में लिखना है और प्लस उस बेसिक कंसेप्ट के बुक में भी लिखना है। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट का पूरा पार्ट उस बुक में जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। और साथ में जब मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूला दूंगा, मेरे एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला वहां पे लिखो, तो वहां पे लिख के रखो और वो नोटबुक फेंकना मत, क्योंकि 9th और 10th में वो यूज होने वाला है। ओके, दोनों में भी, मैथ्स 1 में भी होगा और मैथ्स 2 में भी होगा। ओके, ओके। तो 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स का रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ओके, अब नंबर्स, हमें तो पहले पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स होते हैं नंबर्स के। ओके, तो रेशनल नंबर तो बात की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स एन से स्टार्ट होता है, नेचुरल, इसीलिए यहाँ पे उसको कैपिटल एन कहते हैं। मतलब कैपिटल एन मतलब क्या मैथ्स में, तो कैपिटल एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत जो है वो +1 से होती है और आगे के सारे नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो आगे उसको कोई एंड नहीं है। तो मुझे बताइए हाईएस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? ज्यादा सोचना मत, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो एंड नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है और ना ही पाएगा, क्योंकि नंबर्स तो कोई एंड नहीं होता। ओके, हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है ये आपको पता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। ओके, समझ में आया? इस नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर और ऑड नंबर, ऐसे दो मेन टाइप्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, वो नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इवन नंबर्स भी सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और ऑड नंबर्स भी सारे पॉजिटिव होंगे। इवन नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से और फिर एक छोड़ के एक 1 एक से, मतलब एक को निकालना है दूसरा, उसके बाद एक क्या वापस तीसरा, ऐसा। जब 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 8, 10, 12, ऐसे। मतलब इवन नंबर्स होते हैं, उनका यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होता है। 0 स्टार्टिंग में लिया मतलब 0 नहीं होता, यूनिट प्लेस कह रहा हूं, यूनिट प्लेस। 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जिसके यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0 होता है, 8 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, ऑड नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से, तो 1, उसके बाद 1 छोड़ दो, 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ओके,
मतलब 2 डिजिट नंबर या वह सिंगल डिजिट तो आपको पता चल गया। तो 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में नंबर आपको मिलेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ऐसा अगर नंबर आपको दिखाई देगा तो वो नंबर कौन सा है? ऑड नंबर है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसमें और एक होता है प्राइम नंबर, वो आपने शायद से पढ़ा होगा। प्राइम नंबर मतलब जिसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, जिसे कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, जो खुद के ही टेबल में आता है, उसको खुद के नंबर से मतलब इट डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली। फॉर एग्जांपल 2 को 2 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से नहीं। 3 को 3 से ही डिवाइड हो सकता है, और नंबर से नहीं। 5, 7, 11, 30 ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। ये जो डिवाइड होंगे तो उसी नंबर से होंगे या तो फिर 1 से होंगे, और किसी नंबर से नहीं होंगे। मतलब जिसके फैक्टर्स 1 या सेम नंबर होता है, जिसके फैक्टर्स 1 या वही सेम नंबर होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। इन शॉर्ट, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, जो किसी और के घर में नहीं जाते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, ये हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का पार्ट। सेकेंड, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स की शुरुआत होती है W से, इसीलिए इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल W से। ओके, होल नंबर की शुरुआत जो है वो होती है 0 से। 0, 1, 2, 3 सब, मतलब 0 के बाद हर कोई आएगा। पॉजिटिव सारे नंबर्स वो होते हैं होल नंबर्स। ओके, थर्ड पार्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं I से। इंटीजर्स में सारे के सारे 0 के साथ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अभी नंबर लेना हो, नंबर लाइन बीच में 0 होता है, राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। तो ये सब माइनस, सारे प्लस और 0 मिला के क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इन सब को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में ये सब आ जाता है, मतलब नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर रैशनल नंबर है, इंटीजर्स रैशनल नंबर है। ओके, ये सब मिला के बनते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। रैशनल नंबर्स में m अपॉन n इस फॉर्म में m एंड n बोथ आर इंटीजर्स होते हैं, और जहां पे n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी 0, n क्या नहीं हो सकता? 0। तो उस फॉर्म को रैशनल नंबर कहते हैं। मतलब n मतलब कौन सा? डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, 0 नहीं चाहिए। इंटीजर में 0 आता है कि नहीं आता है? देखो, इंटीजर में 0 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो n इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर में क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी चलेगा, +1, +2, -1, -2 चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n, वेयर m and n both are integers, but n मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो उस फॉर्म को कहते हैं रैशनल नंबर। इसलिए सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है कि सब में डिनोमिनेटर कितना आता है? 1। यहाँ पे सब में क्या है? डिनोमिनेटर 1 है। तो 2/3 -3/5 ये सब क्या है? ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। ओके, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। समझ में आया इतना पार्ट? ये पार्ट कॉपी कर लो, ये स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स है,
ये नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, आपने बेसिक देखा होगा नंबर लाइन का। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब फ्रैक्शन में होगा तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो हम देखने वाले हैं।